साथियों नमस्कार। आज देखते हैं आज का करंट अफेयर्स जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला है यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। पीटी फैक्ट। तो हर एक साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है जो जनसंख्या है उसको कैसे एक मानव संसाधन के रूप में क्रिएट किया जाए। जनसंख्या जो हंगर में पीछे है, गरीबी हो रहा है, डिजिटल डिवाइड हो रहा है, उसको कैसे दूर करना, ये वो। तो भारत की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें तो 8 बिलियन यानी कि 8 अरब से अधिक हो चुकी है। 2025 में 8 अरब से अधिक, ये भी एक पीटी फैक्ट है। और सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है 1.46 बिलियन यानी 146 करोड़। 1.46 बिलियन। सेकेंड है चाइना का 1.42 बिलियन। थर्ड है यूएसए का 347 मिलियन। तो भारत में सर्वाधिक युवा है, 371 मिलियन युवा हैं जिनका आयु 371 मिलियन मतलब 37.1 करोड़ युवा हैं जिनका आयु 15 से 29 वर्ष है। यानी भारत अभी युवाओं का देश है। यदि युवाओं में इन्वेस्ट करती है सरकार और फैमिली तो भारत जो है एक विकसित देश जल्द ही बन सकता है। स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार करना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा अलग अलग क्षेत्रों में। अगला है निर्वाचन आयोग, न्यूज में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो निर्वाचन आयोग भारत का एक संवैधानिक आयोग है। इलेक्शन कमीशन भारत का संवैधानिक आयोग है जिससे संबंधित जो अनुच्छेद है आर्टिकल 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का काम है जो लोकतंत्र का मुख्य आधार है चुनाव, उसको निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से करवाना। और वन इंडिविजुअल वन वोट यानी 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत को पालन करना। इसका निर्वाचन करवाने का काम है प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का, संसद के इलेक्शन का, राज्य विधानसभा का, विधान परिषद का। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष या फर्स्ट चेयरपर्सन यदि पूछा जाए तो कौन होंगे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के निर्वाचन आयोग के पहले फर्स्ट चेयरपर्सन थे। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। इसमें निर्वाचन आयोग में इलेक्शन कमीशन में ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। तो पूछा जाए निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो क्या होगा आंसर? 3, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत के एट प्रेजेंट जो निर्वाचन आयुक्त का नाम है इलेक्शन कमिश्नर, जो 26वें इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के वर्तमान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं 26 में। निर्वाचन आयोग न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे ठीक पहले बिहार की जो मतदाता सूची उसको अपडेट किया जाएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, यानी कि जो अपडेट किया जा रहा है मतदाता सूची में कि कौन किनका मृत्यु हो चुका है, कौन डुप्लीकेट वोटर मतलब मतदाता है, कौन घुसपैठिए मतदाता। क्योंकि बिहार का जो सीमावर्ती इलाका, सीमांचल इलाका, इधर अररिया किशनगंज, वहाँ पर बांग्लादेश से और म्यांमार से घुसपैठिए का एंट्री होता है। और बहुत सारे ऐसा डाटा आंकड़ा बताता है कि बहुत सारे घुसपैठियों की संख्या इधर कुछ वर्षों में बढ़ी है। तो उनको छांटना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एक्यूरेट वोटर नहीं है, डुप्लीकेट वोटर, उनको छांटना, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित करना इसका उद्देश्य है। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसमें SIR करवाना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें जो डॉक्यूमेंट मांगा गया उसमें आधार कार्ड नहीं मांगा गया है। 11 टोटल डॉक्यूमेंट है जिसमें आधार कार्ड मिसिंग है, राशन कार्ड का ऑप्शन नहीं है। यानी जिसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड जो मुख्य पहचान पत्र है भारत का, और इसी के बेसिस पर बैंक अकाउंट वगैरह खुलते हैं जितने भी हैं, तो वो उसमें शामिल नहीं किया गया सत्यापन करने के लिए, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड और राशन कार्ड का भी विकल्प होना चाहिए उन 11 डॉक्यूमेंट में। तो यदि इसको शामिल किया जाता है तो फिर इसका विरोध नहीं होगा। और आने वाले फ्यूचर में संभावना है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी इसमें इंक्लूड किया जाए वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में। क्योंकि आधार कार्ड और राशन कार्ड यदि वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं तो टोटल सब तो फेक डॉक्यूमेंट हो गया। हालांकि आधार कार्ड और ये राशन कार्ड इलीगल ढंग से भी बने हैं, ये भी डेटा है बिहार में।
लेकिन इलीगल ढंग से बने हैं, तो इसका उद्देश्य नहीं है कि सभी आधार कार्ड और सभी राशन कार्ड फेक ही है। आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि जितने भी 18 वर्ष से, हालांकि पहले तो जो था आर्टिकल 326 में संशोधन हुआ है, पहले था वोट देने का आयु 21 साल। कितना था कि जो व्यक्ति, जिस इंसान का उम्र भारत में, जो भारत का नागरिक है, पागल नहीं है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, मतदाता सूची में नाम है, तो 21 साल का हो गया तो उसे वोट देने का अधिकार है। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ओरिजिनली संविधान में 21 साल था वोट देने का आयु, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। और सभी वयस्क को मत देने का अधिकार है जिसकी आयु 18 वर्ष हो गया है, जो भारत का नागरिक है और जो अनसाउंड माइंड यानी पागल नहीं है, जिस पर क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं है, वो सभी को वोट देने का राइट है। ये आर्टिकल 326 में है। क्या निर्वाचन आयोग को ये अधिकार है कि वो रिव्यू करे अपने मतदाताओं का कि कौन डुप्लीकेट है, कौन ओरिजिनल है? तो इसका आंसर होगा हैस है। निर्वाचन आयोग का यह संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार भी है कि वो मतदाता सूची को समय समय पर अपडेट भी करे, और अपडेट भी किया भी है। 2003 में एक बार बिहार में किया जा चुका है, इससे पहले मतदाताओं का अपडेट। तो RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 की में एक कानून है जिसके द्वारा कहा गया कि मतदाता सूची बनाने में संशोधित करने का कानून है आर्टिकल 326 के तहत, कि मतदाता सूची अपडेट कर सकती है निर्वाचन आयोग। अगला है आर्टिकल 324, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल जो रोल है, यानी मतदाता सूची जो है उसको सुपरवाइज करने का काम है, निगरानी उस पर अपडेट कर सकती है। तो ये सब उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। विरोध होने का मुख्य कारण वही डॉक्यूमेंट है जिसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड ऑप्शन में नहीं है, विकल्प में। राइट टू वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? क्या ये मूल अधिकार है? वोट देने का अधिकार मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल सकते हैं और लीगल राइट, दोनों की कैटेगरी में इसे लिखा जा सकता है। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट, जो कि 2006 में हुआ था, उसमें कहा था कि ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, यानी कि वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार बोल सकते हैं, और जिसका वर्णन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के, RPA एक्ट 1951 की धारा 62 में इसका उल्लेख है। और राजवाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संवैधानिक अधिकार है। हालांकि उसमें जो पीठ थी, दो जज की पीठ ने कहा था कि वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक है। तो दोनों की कैटेगरी में इसे लिखा जा सकता है। वोट देने का अधिकार जो RPA एक्ट 1950 की धारा 19 में कहा गया कि सामान्य निवासी को है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कौन होते हैं सामान्य निवासी? तो सामान्य निवासी ऑर्डिनरी रेजिडेंट RPA एक्ट 1950 की धारा 19 के अनुसार जिनकी उम्र 18 प्लस हो चुकी है और जो जिस क्षेत्र में वो सामान्य रूप से रहते हैं, वहाँ पर उनका घर है, लंबे समय से रह रहे हैं। ये नहीं कि एक व्यक्ति मुंबई में रह रहा है 10 साल से लगातार, बिहार 5 दिनों के लिए आता है तो वो बिहार का सामान्य निवासी नहीं, वो मुंबई का सामान्य निवासी होगा। तो उसे मुंबई में वोट देने का अधिकार है, ना कि बिहार में। तलाश पहल या तलाश इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और यूनिसेफ ने दोनों मिलकर, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय और यूनिसेफ ने मिलकर तलाश इनिशिएटिव को एक प्रोग्राम में लॉन्च किया, जिसके अनुसार जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है जो जनजातीय छात्रों के बीच मतलब रहता है, उसमें समग्र विकास करना। और ये तलाश इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है जो जनजातीय स्टूडेंट है, ट्राइबल स्टूडेंट, उसके लिए वो पूर्णतः डेडिकेटेड है, उसमें उसको डेवलपमेंट, समग्र शिक्षा प्राप्त करना, करियर ऑप्शन को अचीव करना, यानी कि ताकि जो फ्यूचर में उन्हें करियर आसानी से, रोजगार आसानी से मिल सके। भारत का पहला स्वदेश विकसित डाइविंग सपोर्ट वेसल DSB, जिसका उद्देश्य डीप सी डाइविंग करना, सबमरीन रेस्क्यू करना, अंडर वाटर ऑपरेशन को अंजाम देना है, उसका नाम है INS विस्तार। तो INS विस्तार इंडियन नेवी में शामिल हो गया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित है, इसमें 80% जो सामान वो स्वदेश है, यानी भारत का है। ये डाइविंग सपोर्ट वेसल है, DSP है, DSB डाइविंग सपोर्ट वेसल, जिसका उद्देश्य है डीप सी जो डाइविंग करना है उसको, और जो पनडुब्बी वगैरह उसको बचाना यदि अंदर फंस गया गहरे समुद्र में, तो अंडर वाटर ऑपरेशन को अंजाम देना इसका उद्देश्य है। ये बनाया गया है HSL विशाखापत्तनम के द्वारा।
ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अगला है HTBT कॉटन, न्यूज में है HTBT कॉटन। भारत का एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है BT कॉटन, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा वैलिड है, एकमात्र, ओनली वन। और HTBT कॉटन क्या है? BT कॉटन में एक और जीन इंट्रोड्यूस किया गया है जो हर्बिसाइड, इसका पूरा रूप होता है हर्बिसाइड टोलरेंट बैसिलस थ्रिंजिनेसिस कॉटन। BT कॉटन पहले से था, इसमें ऐड किया गया एक नया जीन जो हर्बिसाइड टोलरेंट बनाता है, यानी कि कॉटन पर हर्ब जो घास वगैरह उगते हैं उससे इसको हानि नहीं होगा। और वो जो पहले BT कॉटन था वो कीटनाशकों से सुवेद्य था, यानी उससे सहनीय था, कीटनाशकों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता था। अब हर्बिसाइड टॉलरेंट भी हो जाएगा BT कॉटन। अमेड AI क्या है? अमेड का पूरा रूप एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन। इसका उद्देश्य है जो एग्रीकल्चर में जितना भी काम होता है, फसल का रोपाई, कौन कैसा क्षेत्र है, उसका मैपिंग वगैरह तैयार करना, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, सस्टेनेबल ढंग से किया जा सके। ये एक ओपन सोर्स AI बेस्ड एग्रीकल्चरल टूल है जो गूगल डीप माइंड और IIT खड़गपुर के सहयोग से विकसित किया गया। किसके द्वारा? गूगल डीप माइंड और IIT खड़गपुर के द्वारा। धोलेरा, जहाँ पर ये सेमीकंडक्टर का हब बना था, धोलेरा गुजरात में है ये। धोलेरा SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बना है। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बना है।